बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ से आगाज़ करते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे सैर हासिल गुफ्तगू की है। आई होप कि आपको उसके सारे स्टेप्स और उसकी सारी प्रिकॉशंस पता चल गई होंगी। आज हम जेनेटिक्स और प्रोटियोमिक्स पे रिसर्च करने वालों के एक बड़े महबूब डिवाइस और प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए यस डेफिनेटली वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स गो देयर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23 और हम कमेंट्स करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। टॉपिक का नाम इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मींस कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की चीज है ये। नेम क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक चेन की तरह से कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो डीएनए की मल्टीप्लिकेशन को, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को मुसलसल चलाए रखे, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम नाम देते हैं द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कब और किसने डिस्कवर किया? लुक एट दिस वेरी इमेज। दिस इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट known as Carey B. Mallis. Carey B. Mallis, and discovered this particular, you can say, process in 1983. It means it is not that primitive reaction or mechanism. So कैरे बी मैलिस ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डिज़ाइन किया, अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद तो ये हमारे प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स पे काम करने वाले लोगों की एक किस्म की जान बन गई। सवाल यह है कि हम पीसीआर क्यों करना चाहते हैं। वजह आपको पता चल गई है कि मेरे पास बेसिकली डीएनए की एक कॉपी मौजूद है और मैं उसको पॉलीमरेज के मदद से, पॉलीमरेज के ताउन से उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूं। कब? विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लिखते हैं वाई पीसीआर टू मेक मल्टीपल कॉपीज of single DNA molecule in a short period of time. In a short period of time in a टेस्ट ट्यूब। ये वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने एक्स विवो करना है, बॉडी से बाहर करना है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन हम इसे एक नॉन लिविंग थिंग यानी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाएंगे। ये है बेसिकली पीसीआर की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। एडवांटेज मेरे पास क्या है हमारे स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने भी बोला कि मैं एक बहुत ही ब्रीफ से टाइम में बहुत ज्यादा कॉपीज कर सकता हूं। याद रखिए, जब मैं बात करता हूं कॉपीज की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 या 1000 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों से मिलियन और बिलियंस ऑफ कॉपीज की बात कर रहा हूं। मिलियंस और बिलियंस और इवन समटाइम ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज कैन बी मेड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द नीड ऑफ योर रिसर्च। दिस पर्टिकुलर डिवाइस, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। रीजन मेरे पास क्या है? रीजन ये है
कि मैंने इसको कॉपी करने के लिए दिया ही एक मॉलिक्यूल है। जब मैं इसे कॉपी करने के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दूंगा तो डेफिनेटली इसके पास बाकी जीनोम तो पड़ा ही नहीं है। जब इसके पास बाकी जीनोम पड़ा ही नहीं है और सिर्फ एक ही टेम्पलेट पड़ा हुआ है तो फिर डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉपी को ही क्या करेगा, कॉपी करता चला जाएगा। Therefore, we want to say कि this very gene, this very device और this very reaction is very very specific। फिर थर्ड बात ये है कि जैसे मैंने अभी बोला कि उसको मैंने एक सैंपल दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जीन को कॉपी कर सकता है। ये अलग बात है कि इस पर समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास ओपेरॉन बन जाते हैं और उस पर्टिकुलर ओपेरॉन्स के अंदर फिर एक ही जगह पर 2-3 जीन्स भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है एक पूरा क्लस्टर ऑफ जीन ही कॉपी हो रहा होगा। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू एक ओपेरॉन के अंदर मौजूद मल्टीपल कॉपीज को या फिर इंडिविजुअल कॉपीज को ही कॉपी करते हैं। दूसरी बात यह भाई स्टूडेंट्स, इसका एक डिसएडवांटेज लिमिट मेरे पास ये है कि मैं इससे बहुत बड़े बड़े जीन्स को कॉपी नहीं कर सकता। इसकी अपनी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है, ये हमेशा छोटे छोटे जीन्स को कॉपी करता है। और या फिर ये है कि हम एक जीन को ब्रेक करके उसकी कॉपीज बना सकते हैं और फिर उसे लेबोरेटरी में खाना के मेथड से जोड़ सकते हैं, लिंक अप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत बड़े बड़े जीन्स की ये कॉपी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी हो, पहली तो बात है ये बड़ी इटसेल्फ एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो प्रोसेस जो नेचर सेल के अंदर कर रही है वो वाला प्रोसेस हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करने में कामयाब हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और वो काम हम कैसे करते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीसीआर। तो सबसे पहली बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास एक टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए। वी वांट टू यूज द टेम्पलेट डीएनए। जाहिर है ये टेम्पलेट डीएनए मेरा कोई ना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इट इज द टेम्पलेट डीएनए। जैसे मैंने बोला कि ये इंसुलिन का जीन भी हो सकता है, ये थैलेसीमिया का जीन भी हो सकता है, मुमकिन है किसी बैसिलस थुरिंजिएंसिस का कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, मुमकिन है किसी बैक्टीरिया का हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन हो। वट एवर द केस में भी हमें एक टेम्पलेट जीन चाहिए होता है। तो टेम्पलेट डीएनए एक खास क्वांटिटी में हम ऐड कर देते हैं अपनी उस टेस्ट ट्यूब में, चूंकि साइज में बहुत ही छोटी सी होती है। आप इसका साइज देख के परेशान हो जाएंगे, बहुत ही एक छोटी सी ट्यूब होती है, राइट। और आपको लास्ट से में याद होगा कि मैंने इसके ऊपर एक इस तरह से कैप ड्रॉ किया हुआ था, इस तरह से छोटा सा कैप। इसका मतलब है कि ये ऐसी ट्यूब है दैट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर यू कैन से एडिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वो क्या होता है, टेम्पलेट डीएनए। देन वेरी नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइमर। वो क्या था हमारे स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जान, और वो क्या है मेरे पास, प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है, अगर आप लोगों को प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन याद हो, क्या था बोला ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन याद हो, क्या था रेप्लिकेशन होता है हमारे स्टूडेंट्स कि मैं डीएनए की डीएनए से कॉपी करवाऊं। तो आपको याद होगा कि हमने वहां पे ये बात की थी कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये एक बहुत ही बड़ा एंजाइम है, राइट। एक बहुत ही मैक्रो किस्म की प्रोटीन है। इस मैसिव किस्म की प्रोटीन को खड़ा होने के लिए जगह चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये अटैच नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि मुझे एक लॉन्चिंग पैड, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जैसे कि अगर मैंने रॉकेट को फायर करना है तो रॉकेट को फायर करने के लिए मुझे एक लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है जहां पे मैं रॉकेट को खड़ा करूंगा फिर फायर करूंगा। तो यही वाला काम यहाँ पर भी हो रहा है कि इस पर्टिकुलर मैमथ मॉलिक्यूल को खड़ा करने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर डीएनए के साथ एक छोटी सी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करनी पड़ती है जो 15 से 20-25 न्यूक्लियोटाइड्स पे कॉन्सिस्ट कर सकती है। इस छोटी सी चेन को आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने ब्राउन मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। अभी डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ डिटेल से। तो ये एक
लॉन्चिंग पैड और स्टैंडिंग पैड बन जाएगा फॉर अ ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। वंस ये वाला प्राइमर बाइंड कर लेगा तो अब इसके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज और वो इसको क्या कर देगा, कॉपी कर देगा या उसको एम्पलीफाई कर देगा, राइट। तो प्राइमर की क्या है, एक बहुत ही ज्यादा अहम सिग्निफिकेंस। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हर पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्राइमर नहीं होता। हम लोग प्रॉपर्ली जीन को देखते हैं और जीन के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ अटैच होता हुआ प्राइमर खुद डिजाइन करते और डिजाइन करने के बाद हम उसे सिंथेसाइज करवाते हैं फ्रॉम वेरी वेरी स्पेसिफिक लेबोरेटरीज। और फिर जब वो प्राइमर्स हमारे पास बन के आ जाते हैं तो फिर हम उन प्राइमर्स को ऐड करते हैं इनटू दिस वेरी टेस्ट ट्यूब। तो अब तक हमने टेस्ट ट्यूब में दो चीजें ऐड कर दी हैं। पहला क्या ऐड किया हमने, टेम्पलेट डीएनए। दूसरा क्या ऐड किया हम लोगों ने, प्राइमर। और तीसरी चीज जो हम ऐड करना चाह रहे हैं वो मेरे पास क्या है, डीएनटीपीस। जब मैं वर्ड यूज करता हूं डीएनटीपीस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे पास ये है कि ये मेरे पास ट्राइफॉस्फेट्स है, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास एटीपी हो सकता है, ये मेरे पास टीटीपी हो सकता है, ये मेरे पास जीटीपी हो सकता है, ये मेरे पास सीटीपी हो सकता है, राइट। तो ये चारों किस्म की नाइट्रोजनस बेसेस अलोंग विथ, यू नो वेरी वेल, क्या हमें चाहिए होता है, राइबोज शुगर और एटीपी। ये सारी की सारी एक्टिवेटेड नाइट्रोजनस बेसेस जो यहाँ पर चाहिए होती है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फिर चीज मुझे चाहिए है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज फॉर एग्जांपल MgCl2। ये बाइंडर के तौर पे काम कर रहा होता है। फिर हमें इसके अंदर ऐड करना होता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज आवर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज टैक पॉलीमरेज। अब सवाल ये है कि हम इसे पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? तो आंसर आपको पता है, क्योंकि इसीलिए तो बेसिकली हमें कॉपी बना के देनी है, हमारे डीएनए को पॉलीमराइज करना है, तो इसलिए हम बोलेंगे पॉलीमरेज। और यही तो बेसिकली इस पूरे के पूरे रिएक्शन की जान है। यही तो वो एंजाइम है जिसने प्राइमर के ऊपर खड़े हो के हमारे डीएनए की क्या करनी है, बहुत क्विक, यू नो इट्स एफिशिएंसी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के लिहाज से ये कॉपी कर देता है। तो हमें इसको जरूर सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे सर कि आपने ये साथ TAQ क्यों लिखा है? तो आंसर ये हमारे स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई रिएक्शन ह्यूमन बॉडी से बाहर करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है कि जो हाई टेम्परेचर के साथ कोप कर सकता हो, उसके हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता हो। तो यही वाला काम हमारा टैग पॉलीमरेज करता है कि अगर हम इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रखें तो ये डीनेचर नहीं होता। हालांकि आप लोगों को पता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वो जो ही हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, तो आप जरा एंजाइमर चैप्टर याद करें, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि हाई टेम्परेचर पे जाके उनका अच्छा खासा मुंह फटे मुंह हो जाता है, यानी कि वो अपना काम छोड़ देते हैं। उनकी जो 3D बाइंडिंग साइट होती है वो डीनेचर हो जाती है, खराब हो जाती है, तो जाहिर है फिर सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड नहीं करता। लेकिन ये वाला एंजाइम एक खास सोर्स से आया है, एंड दैट वेरी एंजाइम, दैट वेरी सोर्स इज बेसिकली अ बैक्टीरियम। और ये वाला जो बैक्टीरियम है इसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। और थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। दे आर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, दे लव हॉट वाटर। आपको नजर आएगा, या आप इसको फाइंड करना चाहें, आप इससे मिलना चाहें, मुलाकात करना चाहें, तो फिर आप लोगों को हॉट स्प्रिंग्स में जाना पड़ेगा, ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा जहाँ गर्म पानी के चश्मे होते हैं। तो जब हमने गर्म पानी के चश्मों पर रिसर्च की, लिल्लज़ीनहुम यतफ़क्करून, लिल्लज़ीनहुम यअकिलून, लिल्लज़ीनहुम युबसिरून, ये उनकी बात हो रही। जब हम लोगों ने जाके उन जगहों से वाटर को लिया तो हमें उसके अंदर भी बैक्टीरिया जिंदा नजर आए, तो हम सोचने पे मजबूर हुए कि ये वाले बैक्टीरिया इस गर्म पानी के अंदर कैसे थ्राइव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दे हैव गॉट सम वेरी वेरी स्पेसिफिक एंजाइम, दोज आर हीट रेजिस्टेंट एंजाइम्स, राइट। तो हीट रेजिस्टेंस एंजाइम की वजह से ही ये बैक्टीरिया इन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर क्या करते हैं, थ्राइव करते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। हमने इन बैक्टीरिया को वहां से लिया, उन्हें लाके लैब्स में कल्चर किया, और लैब में कल्चर करने के बाद उनसे कहा कि भाई जो टैग पॉलीमरेज तुम बना रहे हो वो थोड़ा सा हमें भी बना दो। और हमने उससे वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम बाद में आइसोलेट कर लिया।
तो ये टैग पॉलीमरेज बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है कि नॉट ओनली ये बहुत हाई स्पीड पे हमारी कॉपी करके देता है, बल्कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर डिनेचर भी नहीं हो जाता। सो वी वांट टू लव दिस एंजाइम। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करते हैं डेफिनेटली रिएक्शंस के लिए एक मीडियम, और उसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है वाटर। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद इसको लिड डाउन, इसकी लिड्स को हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर पैराफिल्म लगा देते हैं ताकि इससे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और उसके बाद लुक एट दिस वेरी वीडियो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को उठा के इस पर्टिकुलर PCR डिवाइस के अंदर रखते हैं, जिसका टेक्निकल नेम है थर्मोसाइक्लर। हम इसे थर्मोसाइक्लर क्यों कहते हैं बराबर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना जरूर चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए थी, वो थी एक मशीन, एंड दैट वेरी मशीन इज कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर, राइट, ये हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। आज से पहले थर्मोसाइक्लर हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, और हम ये वाला काम स्पेसिफिक टब्स के अंदर किया करते थे कि जिनके टेम्परेचर हम लोगों ने बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में मेंटेन किए होते थे, और जाहिर है उसमें जो हमारा सक्सेस रेट था वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन चूंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, तो हम इसके अंदर अपने टेम्परेचर्स को बहुत आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं, और इस मशीन को छोड़ के भी जा सकते हैं। ये खुद से अपने टेम्परेचर को क्या करती रहती है, मेंटेन करती रहती है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, you can say temperature increasing and temperature decreasing device, right? तो देखते हैं कि जब मैं इस पर्टिकुलर थर्मोसाइक्लर में ये सारी की सारी चीज़ें डाल दूंगा, मैं बात कर रहा था आपसे वीडियो की, आप इस वीडियो को दोबारा से देखें तो आपको नजर आएगा कि हम ये ट्यूब्स भरने के बाद इन ट्यूब्स को हम इन छोटे छोटे वेल्व्स के अंदर डाल रहे हैं, और वेल्व्स में डालने के बाद हमने इसके लिड को बंद कर दिया, और अब हम सेट कर रहे हैं इसका टेम्परेचर। और टेम्परेचर सारा कैसे सेट करते हैं अब बाद में डिस्कस करते हैं, और उस टेम्परेचर को सेट करने के बाद हम इस मशीन को ऑन कर देंगे और हम अपने बाकी रिसर्च के कामों में लग जाएंगे। ये मशीन हमारे लिए टैग पॉलीमरेज की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करती रहेगी। आइए देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है। सो लुक एट दिस। ये पर्टिकुलर डायग्राम आप लोगों को पहले 2 साइकिल दिखा रही है। पहले साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट DNA को खोल देते हैं। जब मैं इस पर्टिकुलर DNA को खोलता हूं तो ये वाला स्ट्रैंड ये आ गया, और ये वाला स्ट्रैंड यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि इसके दरम्यान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, डिसरप्ट हो गए, टूट गए, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई, राइट। दिस इज चेन 1, दिस इज चेन 2, एक दूसरे से दूर चली गई। अब क्या करेंगे, हम पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है कि हमने टेम्पलेट DNA प्रोवाइड कर दिया है, किस फॉर्म में, ओपन फॉर्म में। इस वक्त टेम्पलेट DNA नहीं है। जब मैंने इसको दूर कर दिया, मूव अपार्ट कर दिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए हैं। वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। फिर क्या करेंगे कि हम जो हमने प्राइमर ऐड किया हुआ है, चूंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हमारे DNA के इस एंड से और इस एंड से मिलती हैं, इसकी भी लॉजिक आपको पता है, बहुत दफ़ा समझाया है कि व्हाट इज मेंट बाय 3 बार 5 बार, व्हाट इज मेंट बाय 5 बार 3 बार। समझे, खुद यूज करें कि ये किस एंड पे अटैच हुआ होगा, राइट। तो एक प्राइमर इस एंड पे अटैच हो गया है और एक प्राइमर इस एंड पे अटैच हो गया है। यू नो कि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है टैग पॉलीमरेज। वो वाला टैग पॉलीमरेज आके अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक इट, और एक टैग पॉलीमरेज समथिंग लाइक इट यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही मेमथ मॉलिक्यूल है, जिसको खड़े होने के लिए कम से कम 2 पाँव की जगह होनी चाहिए इसके पास। ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब अपनी इसको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, डेफिनेटली हमने प्रोवाइड किया हुआ है इस पर DNTPs। वो क्या करेगा कि वो इन DNTPs को पकड़ेगा और उनको आपस में जोड़ना शुरू करेगा, लुकिंग और कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, और उसी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच कर करके इसको लास्ट फेज से गुजारेगा, जिसका नाम क्या होता है, एक्सटेंशन, राइट। तो ये पूरे का पूरा DNA एक्सटेंड होने के बाद ये वाली असेंबली खत्म हो जाएगी, और ये वाला DNA पॉलीमरेज फिर फारिग हो जाएगा, और प्राइमर फिर फारिग हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। सेम इज द केस विद अदर यू कैन से स्ट्रैंड। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी आके बाइंड हुआ प्राइमर, उसके साथ आके अटैच हो गया हमारा DNA पॉलीमरेज, और फिर ये DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, ATP, CTP, GTP, DTP वगैरह सबको पकड़ेगा और जोड़ के
इसकी भी क्या कर देगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा। फिर हम ये वाला स्टेप जो हमने यहाँ किया था वही स्टेप हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद अब ये वाले दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये सेपरेट हो गए, राइट। और ये वाले दो स्ट्रैंड ये यहाँ पे सेपरेट हो गए, राइट। इसका मतलब ये होगा कि पहले मेरे पास कॉपी होने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड था, अब मेरे पास दो स्ट्रैंड है और अगली दफा मेरे पास अब 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इन चारों स्ट्रैंड के साथ अब चूंकि प्राइमर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं तो वो चारों के चारों प्राइमर्स अब अपने रिस्पेक्टिव एंड पे अपने आप को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जाहिर है यहाँ पे आके भी अटैच हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेजेस क्या करेंगे कि नाइट्रोजनस बेसेस बीस न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ के जोड़ देंगे और कर देंगे क्या, पॉलीमराइजेशन। अगली दफा जब ये खुलेगा तो जाहिर अब मेरे पास 8 क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट डीएनए हो जाएंगे। मेरे पास प्राइमर बहुत ज्यादा है, वो सारे के सारे 8 उससे बाइंड करेंगे। तो कॉन्स्टेंटली जो मेरे पास टेम्पलेट डीएनए की कॉपीज है वो बढ़ती चली जा रही हैं, नंबर ऑफ जो कॉपीज हैं वो होने की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनटीपीज भी प्रेजेंट हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्राइमर्स भी प्रेजेंट है। तो इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस बहुत क्विकली चलेगा और डीएनए क्या होता रहेगा, एम्पलीफाई होता रहेगा या उसकी कॉपीज बनती चली जाएंगी। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम बाय मीन्स ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसे हम लोग पीसीआर ग्राफ भी बोलते हैं। उस ग्राफ्स के अंदर हम देखेंगे कि ये सारे प्रोसेसेस किस किस टेम्परेचर पे और कैसे कैसे होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस ग्राफ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो बेसिकली हमारे थर्मोसाइक्लर मीन पीसीआर मशीन के अंदर होने वाले पीसीआर मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिपिक्ट करता है, शो करता है कि ये काम कैसे हो रहा होता है। सबसे पहला फेज ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम अपनी मशीन को हीट अप करते हैं और हीट अप करने के लिए हम अपने टेम्परेचर को 92 और 95 या 85 और 95 के दरमियान में लेके चले जाते हैं। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस फेज के अंदर बेसिकली हमारा जो डीएनए था उसके दरमियान में मौजूद हाइड्रोजन फोर्सेस ब्रेक हो गई थी और हमारे पास एक की बजाय 2 टेम्परेट स्ट्रैंड ऑब्टेन हो गए थे। ये वाला प्रोसेस जिसमें हम डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ देते हैं, दिस पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन फेज। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल थी बिकॉज कि अगर यहाँ पे हमारे पास स्टैक पॉलीमरेज एंजाइम ना होता, हमारे पास कोई आम एंजाइम होता, तो इस प्रोसेस के दौरान में नॉट ओनली हमारा डीएनए डीनेचर हो जाता बल्कि हमारा पॉलीमरेज भी डीनेचर हो जाता। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का करना भी जरूरी था बिकॉज अगर रिएक्शन नहीं होगा तो डीएनए डीनेचर नहीं हो सकता, वो खुलेगा ही नहीं, 2 स्ट्रैंड हमें मिलेंगे ही नहीं। और अगर 2 स्ट्रैंड हमारे पास नहीं बनेंगे तो मैं कैसे उससे प्राइमर बाइंड करूंगा, जाहिर है। तो इसलिए ये पहला स्टेप बहुत जरूरी था। इस पहले स्टेप के हाई टेम्परेचर के साथ सिर्फ एक ही एंजाइम कोप कर सकता था, विथस्टैंड कर सकता था या इस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता था, एंड दैट वाज अ टैग पॉलीमरेज, राइट। तो सबसे पहला काम यह था कि आप क्या करो, आप डीएनए को डीनेचर करो। तो जो पहला स्टेप है, दिस वन दैट इज टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इट इज डीनेचुरेशन स्टेप, ये पहला स्टेप है, राइट। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, मेरे पास 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए थे फ्रॉम अ सिंगल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया कि हमने मशीन से कहा कि भाई तुम बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, विद इन सेकेंड्स अपने टेम्परेचर को 92 और 95 और 88 से क्या करो, बहुत तेजी के साथ अबाउट 45 और 60 के दरमियान में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले जाओ, जो डेफिनेटली डिफरेंट साइज के डीएनए और डिफरेंट टाइप्स के प्राइमर्स और डिफरेंट टाइप्स के यू कैन से सेटअप के लिए डिफरेंट हो सकता है। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 और 52 के टेम्परेचर रखा हुआ, यू कैन सी, आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आके फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इट इज कॉल्ड एज एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे हम डीएनए के साथ बाइंड करवा देते हैं, हाइब्रिड करवा देते हैं किसको, अपने प्राइमर को।
तो ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बिकॉज कि अगर ये स्टेप मेरे पास हुआ तो फिर आके टैग पॉलीमरेज मेरे डीएनए और प्राइमर के ऊपर बाइंड कर सकता है। उसके बाद ये जो मेरा फेज है, जो मैं ऑलमोस्ट किस में लेके जा रहा हूँ, 65 और 75 के दरम्यान में लेके जा रहा हूँ, वो टेम्परेचर मैं सेट कर देता हूँ, बिकॉज कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे टैग पॉलीमरेज मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, या ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम का ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे आने के बाद हम सेट करेंगे कि कितने टाइम पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट के दरम्यान में हमने एक साइकिल कंप्लीट किया है। इस प्रोसेस के एंड पे अब मेरे पास क्या हो जाएंगी, 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। पहले मेरे पास कितना स्ट्रैंड था, एक डीएनए का स्ट्रैंड था, खुलने के बाद 2 कॉपीज हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, खुलने के बाद मेरे पास 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएंगे। और अब इन 4 के 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को फिर हम बाइंड करवाएंगे 4 डिफरेंट प्राइमर के साथ, और उससे मेरे पास 4 कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। और जब मैं इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करूंगा तो जाहिर है अब मेरे पास 8 कॉपीज बन जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हर पासिंग साइकिल के साथ मेरे पास डीएनए के टेम्पलेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, प्राइमर्स की मेरे पास कोई कमी नहीं है, डीएनटीपीस की कोई कमी नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज की कोई कमी नहीं। तो रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है और हम बहुत लिमिटेड टाइम में 3-4 घंटे में ही हम लोग मिलियंस ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसको देखने के लिए लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, लुक एट दिस। इसकी जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो थर्मोसाइक्लर है वो कितने टाइम में या कितनी कॉपीज मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वही पुराना फॉर्मूला है 2⁻n। ये जो 2 है ये मेरे पास जाहिर है हर टाइप पे बढ़ते हुए नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं, और n मेरे पास साइकिल है। तो देखिए अगर मैं 2⁻2 यूज़ करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कॉपीज़ बनती हैं। लेकिन अगर मैं 2⁻3 मीन्स 30 अगर चला लेता हूँ तो मैंने बताया था आप लोगों के पास 8 कॉपीज़ बन जाएंगी। और अगर मैं 2⁻10 करता हूँ तो फिर मेरे पास 1024 कॉपीज़ बन जाती हैं। तो अगर मैं 15 वहाँ पे सेट करता हूँ तो मुझे 15 कॉपीज़ बना के दो तो भी मेरे पास 32,768 कॉपीज़ बन जाती हैं। और अगर मैं सेट कर देता हूँ वहाँ पे 20 कॉपीज़ तो फिर मेरे पास जो तादाद है वो हज़ारों से निकल के मिलियंस में चली जाती है, जैसे हम लोग लाखों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास 10,48,576 कॉपीज़ बन जाती हैं, 10,48,576 कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अगर मैं 25 पढ़ता हूँ तो ये कॉपीज़ बन जाती हैं, और जब मैं 35 सेट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली कॉपीज़ बन जाती हैं। लुक एट दिस कि जब मैंने साइकिल सेट किया हुआ था 30, तो यहाँ पे जो कॉपीज़ थी वो बिलियन हो गई। अब मेरे पास 1,73,741,824 कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अगर मैं कॉपी नंबर सेट कर देता हूँ 35, तो मेरे पास 34,359,735,368 कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट बाय क्लिकिंग, बाय सेटिंग द नंबर ऑफ कॉपीज, हाउ मच जीन्स कैन बी एम्पलीफाइड विद इन अ गिवन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दैट मच मोर कॉपीज? जाहिर है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉपीज बना लूँगा उतना ही मेरी रिसर्च के या जो भी मैं टारगेट ऑब्टेन करता हूँ उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली डिवाइस इन द लैब्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। आइए देखते हैं कि इन पर्टिकुलर कॉपीज़ को ऑब्टेन करके हम अपने क्या क्या मकासद ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू सी द एप्लीकेशंस। तो आप लोगों को बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम जीनोटाइपिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जीनोटाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ द जीन इन ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग सबसे पहले जीनोटाइपिंग कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की। फिर आपको पता है कि चूंकि मैंने इससे एक पर्टिकुलर डीएनए के मॉलिक्यूल से उसकी हज़ारों आइडेंटिकल कॉपीज बना ली हैं, तो जाहिर है मैं इसे क्या नाम दूंगा, डेफिनेटली क्लोनिंग। तो मैं जीन की अगर क्लोनिंग करना चाहता हूं तो वो भी मैं इस तरीके से कर सकता हूं। डिस्कस होता आप लोगों के साथ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर डिवाइस की मदद से आप लोग जीनोटाइप के दौरान में होने वाली म्यूटेशन डिटेक्शंस भी कर सकते हैं। यू कैन डिटेक्ट म्यूटेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हाट, जीन सीक्वेंसिंग, सॉरी जीनोटाइपिंग। फिर इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो
कि आप एक ही पर्टिकुलर जीन के अंदर जो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज पाई जाती हैं उनको फाइंड कर सकते हो बाय मींस ऑफ सीक्वेंसिंग द जीन्स। आप पहचान सकते हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस थे जिसकी वजह से इसके अंदर ये वाली क्या चेंज आई है और एक जीन की न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ और एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो गई। तो हम डेफिनेटली जीन सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। तो दिस वेरी डिवाइस इज वेरी वेरी यूजफुल इन जीन सीक्वेंसिंग। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रो एरे। तो हम माइक्रो एरे के दौरान भी इसी पर्टिकुलर डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। राइट, देन आपको अगले टॉपिक्स पे पढ़ने को मिलेगा कि हम इससे फोरेंसिक साइंसेस में बड़ी हेल्प लेते हैं। जब हम क्राइम की जगह पर हो जाता है तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे जाके कुछ क्राइम के शवाहिद इकट्ठे करते हैं और उस पर्टिकुलर केस में हम किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ने हमें जो जीन्स दी हैं वो किसी खास पर्सन से रिलेट कर रहे होते हैं। तो फोरेंसिक डिटेक्शन में भी ये हमारी हेल्प कर रही होती है। राइट, फोरेंसिक डिटेक्शंस में भी दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड फाइनली ये भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कि इसकी मदद से आप लोग डिटर्मिनेशन को कर सकते हैं। किसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पेरेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंटेज और पैटर्निटी, यानी कि आप एक्सपेक्टेड फादर का पता लगा सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो आई होप कि आपको इन सारी बातों से इस वक्त अंदाज़ा हुआ होगा कि पीसीआर कितनी ज़्यादा वाइटल चीज़ है आज के मॉडर्न दौर में। जब हम क्राइम को करने के डिफरेंट नए वेज तलाश करते हैं तो हम क्राइम की डिटेक्शन के भी डिफरेंट वेज ऑब्टेन कर लेते हैं। बुराई अपनी तौर पर मेहनत कर रही है तो अच्छे लोग अपने तौर पर मेहनत कर रहे होते हैं। अल्लाह करे कि आप इन पर्टिकुलर डिवाइसेस की प्रॉपर यूजेज को अंडरस्टैंड करें और फिर इन पर्टिकुलर डिवाइसेस को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। राइट, बिकॉज कि सबसे बड़ी जो मेराज है इंसान का वो क्या है? इंसान हो जाना। कब हम अच्छे इंसान बनेंगे? जब हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे यही है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वही दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। इस दुआ के साथ कि आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों और जब कभी नमाज़ पढ़ें तो अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें। इस दुआ के साथ आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।